ICA चैप्टर 9 पार्ट 4 एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन सेल। इसके पार्ट 3 में भी आपने एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने EMD ECD एनवायरमेंटल सेल के बारे में पढ़ा था। वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स है उनके बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले वीडियो में जाइए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है, नेक्स्ट स्लाइड, कंप्लायंस ऑफ स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। स्टैच्यूटरी, देखिए इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, स्टैच्यूटरी। इसको टू प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसको चू प्रोनाउंस करते हैं। स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, वैधानिक आवश्यकताओं का पालन। अब ये स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होते क्या हैं? बेसिकली सेल जो है, सेल एंश्योर्स दैट ऑल इट्स ऑपरेशंस फॉलोज ऑल द मेजर एनवायरमेंटल लॉज एंड रूल्स इन इंडिया। सेल ये सुनिश्चित करता है कि उसके सभी कार्य भारत के प्रमुख पर्यावरणीय कानूनों और नियमों के अनुसार हों। सेल मस्ट फॉलो सर्टेन एनवायरमेंटल लॉज सेट बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू कीप पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। तो ये सब इसी को कहते हैं कंप्लायंस ऑफ स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट। सेल को पर्यावरण को सुरक्षित रखने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ कानूनों का पालन करना जरूरी है। इन्हीं कानूनों का पालन करने को कहते हैं कंप्लायंस ऑफ स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। ओके, अब इनमें क्या क्या कानून आते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो द मेन एनवायरमेंटल एक्ट्स एंड रूल्स इन इंडिया आर, भारत के मुख्य पर्यावरण कानून और उसके नियम। पहला इसमें आता है हमारा वाटर रिलेटेड लॉज, जिसको बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल, जल प्रदूषण नियंत्रण। अब इसके अंदर पहला आता है हमारा 1974 में एक एक्ट बना जिसको बोलते हैं द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। ये एक्ट बना 1974 में। उसके बाद एक साल बाद कुछ रूल्स बने। इन एक्ट को, इन लॉज को डिटेल में कैसे फॉलो करना है उसके रूल्स बने। उसको बोलते हैं हम द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन रूल्स 1975, जल नियम। क्लियर? तो बेसिकली एक्ट और रूल्स में डिफरेंस क्या है? एक्ट बताता है हमें कि एक्चुअल में क्या लॉज बनाए गए। दिस क्रिएटेड द लॉज एंड इट सेज वाई एंड व्हाट्स नीड्स टू बी डन टू कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन। इसने कानून बनाए, ये बताता है कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या और क्यों करना जरूरी है। एग्जाम्पल जैसे कि डर्टी वाटर फ्रॉम फैक्ट्री इज सेंट टू अ ट्रीटमेंट प्लांट नॉट डायरेक्टली इनटू द रिवर। फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है उसको नदी में डायरेक्टली ना भेजा जाए, उसके जगह वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी में भेजा जाए। तो ये एक लॉ है। अब रूल्स में क्या बना? रूल्स में इनमें जो भी लॉ बने इनको डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाए गए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इन प्रोसीजर को, इन लॉज को फॉलो करने हैं। तो रूल्स के अंदर आता है रूल्स प्रोवाइड डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अबव एक्ट। इस अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया बताई गई है एक्ट रूल्स के अंदर। क्लियर? तो ये हुआ हमारा वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल। इसके बाद हमारा बना एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट। ठीक है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट बना हमारा 1981 में, और फिर एक साल बाद उसके रूल्स बने। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन रूल्स इन 1982। इसको हम कहते हैं प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, और इसको कहते हैं हम वायु नियम। तो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल की तरह सिमिलरली एक्ट में क्या हुआ? एक्ट में हमारे लॉज बनाए गए और रूल्स में उन लॉज को कैसे फॉलो करने हैं उसके डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दिए गए। तो एक्ट में दिस क्रिएटेड द लॉज, इट सेज व्हाई एंड व्हाट्स नीड्स टू बी डन टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। इस कानून में बनाए ये बताता है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या और क्यों करना जरूरी है। और रूल्स में बताता है, ओके, एग्जाम्पल इसका है कि इंस्टॉलिंग एयर फिल्टर्स इन चिमनी। रूल्स में बताता है कि दीज आर द स्टेप्स एंड डिटेल्ड रूल्स ऑन हाउ टू फॉलो द अबव एक्ट। क्लियर? पहले एक्ट बनते हैं,
पहले एक्ट बने, उसके बाद रूल्स बने। तो वाटर और एयर के लिए वाटर का कब बना 1974 में, और इसका रूल्स बना एक साल बाद 1975 में। सिमिलरली एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के एक्ट बना 1981 में और रूल्स बना 1982 में। और भी इसमें काफ़ी सारे एक्ट एंड रूल्स हैं, वो आगे स्लाइड में देखते हैं। तो इसमें और रूल्स क्या हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जनरल एनवायरमेंटल लॉज, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल लॉज भी बोलते हैं। इसके तहत 1986 में आपका बना द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और फिर इसी के साथ साथ आपका बना मैं बार बार एनवायरमेंटल बोल देता हूँ, सॉरी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स। इसमें एक्ट और रूल्स एक साथ बने, जबकि वाटर और एयर पॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ था, पहले एक्ट बना था, उसके एक साथ बाद रूल्स बने थे। पर ये जो जनरल एनवायरमेंटल लॉज हैं, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें एक्ट और रूल साथ साथ में बना। अब ये एक्ट क्या कहता है, ये बेसिकली ये एक अम्ब्रेला लॉ, इसको एक द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को हम एक अम्ब्रेला लॉ कहते हैं। अम्ब्रेला लॉ क्या होता है, एक ओवरऑल लॉ होता है, मतलब एक अम्ब्रेला लॉ कवर्स ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशंस, ठीक है। ये एक ओवरऑल एक लॉ होता है जिसमें सब कुछ आता है। तो अम्ब्रेला लॉ कवर्स एयर, वाटर, नॉइस एंड लैंड पॉल्यूशन, एवरीथिंग इट कवर्स। ये एक मुख्य कानून है जो कि सभी तरह के प्रदूषण पे लागू होता है। रूल्स क्या कहता है, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स, ये बेसिकली हमको जैसे हमने वाटर और एयर पॉल्यूशन के रूल्स में देखा था कि एक्ट हमको लॉज बना के देता है और रूल्स उन लॉज को के डिटेल गाइडलाइंस देता है। तो ये यहाँ भी सेम है कि एक्ट में हमारा अम्ब्रेला लॉ बना और रूल्स में हमारा डिटेल प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स अंडर द एक्ट। इस कानून में क्या करना है और कैसे करना है, ये नियम विस्तार में बताए गए हैं। क्लियर। एग्जाम्पल में ये हमारा वाटर डिस्चार्ज, एयर डिस्चार्ज, ये सब कुछ इसके अंडर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा लॉ है। नेक्स्ट है हमारा है द नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 में बना। ध्वनि प्रदूषण हमारा 2000 बना नियम। इसमें क्योंकि ध्वनि है तो क्लियर है कि ये क्या करेगा, ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ और रेसिडेंशियल एरिया से जो नॉइस निकलता है उसको एक लिमिट करता है। ये बताता है कि इससे ज़्यादा आपका नॉइस लिमिट नहीं होना चाहिए। तो दिस रूल्स सेज इट लिमिट्स नॉइस लेवल्स इन इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल एरिया। औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि की सीमा तय करता है। बेसिकली जो मशीन से जो नॉइस पॉल्यूशन होता है उसको एक लिमिट करता है कि इससे ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं EIA। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिए क्योंकि यही थोड़ा सा अलग है इन सब में। बाकी में तो आपको समझ में आ रहा है कि नॉइस पॉल्यूशन क्या करेगा, एयर पॉल्यूशन क्या करेगा, ये थोड़ा सा अलग है। द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, शॉर्ट में EIA नोटिफिकेशन 2006। ये बेसिकली क्या करता है, किसी भी प्रोजेक्ट बनाने के पहले, कोई भी प्लांट का जब प्रोजेक्ट बनता है, कोई भी यूनिट का प्रोजेक्ट बनता है, तो पहले हम ये स्टडी करते हैं कि इस प्रोजेक्ट से आगे कितना पॉल्यूशन होगा या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट में। उसके बाद ही हम उसके आगे जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे। तो EIA क्या क्या कहते, EIA के हिसाब से पहले स्टडी डन बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू प्रोजेक्ट टू सी इट्स एनवायरमेंटल इफेक्ट। नया उद्योग लगाने से पहले उसके पर्यावरण पर असर की जांच होती है। तो एवरी मेजर प्रोजेक्ट्स इन द सेल मस्ट स्टडी इस एनवायरमेंटल इफेक्ट बिफोर अप्रूवल। क्लियर। एग्जाम्पल, बिफोर सेटिंग एनी न्यू स्टील प्लांट, सेल मस्ट सबमिट अ EIA रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। जब भी कोई नया स्टील प्लांट बनना होता है तो सेल पहले उसकी EIA रिपोर्ट सबमिट करता है गवर्नमेंट को। उसके बाद गवर्नमेंट अप्रूवल करेगी, उसके बाद ही आगे काम हो सकता है। तो होपफुली आपको EIA क्लियर हुआ होगा। इसको याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब और भी लॉज हैं। नेक्स्ट है हमारा
वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ओके, तो बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में बहुत सारे रूल्स आते हैं, अराउंड 7 रूल्स आते हैं। उसके बारे में हम डिटेल्स में अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू देख लेते हैं। सेल फॉलो सेवरल रूल्स टू मैनेज डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हैजर्डस वेस्ट। सेल विभिन्न प्रकार के औद्योगिक और खतरनाक अपशिष्टों को प्रबंधित करने के लिए कई नियमों का पालन करता है। हैजर्डस वेस्ट का मतलब होता है खतरनाक पॉल्यूशन, खतरनाक वेस्ट जिससे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन हैजर्डस वेस्ट। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसके डिटेल्स क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट रूल्स में 7 अलग अलग रूल्स आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एंड मेन एनवायरमेंटल एक्ट एंड रूल्स इन इंडिया के अंडर आएगा आपका वेस्ट मैनेजमेंट रूल, और इसके अंदर पहला रूल है हमारा हैजर्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स, खतरनाक और अनअपशिष्ट प्रबंधक नियम। इसके अंदर हमको बताया गया है कि हाउ टू मैनेज हार्मफुल केमिकल्स दैट आर रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्रीज। तो जो भी हार्मफुल केमिकल्स दिखते हैं निकलते हैं फैक्ट्री से, उनको कैसे प्रोसेस किया जाए सो दैट वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा पॉल्यूशन ना फैलाए। फॉर मैनेजिंग हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज, उदाहरण जहरीले केमिकल को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने की जो भी रूल्स हैं वो इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधक नियम 2016। These rules are made for the hospitals and medical waste that are released from the clinics। जो हॉस्पिटल और क्लिनिक से जो निकलता है वेस्ट, जैसे कि सुई, इंजेक्शंस, नीडल्स, बैंडेज, यूज्ड बैंडेजेस, वो सबको कैसे डिस्पोज किया जाए वो सब इसके रूल्स के अंदर आते हैं। अस्पताल का कचरा जैसे इस्तेमाल की गई सुई या पट्टी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। अब सॉलिड वेस्ट में बेसिकली आता है कि जो इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल से जो भी नॉर्मल डेली का गार्बेज निकलता है उसको कैसे डिस्पोज किया जाए। इट कवर्स डेली गार्बेज एंड इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। आम घरों और फैक्ट्रियों में जो कूड़ा कचरा निकलता है उसको कैसे डिस्पोज किया जाए। नेक्स्ट आता है हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। तो प्लास्टिक से क्लियर है कि भाई ये प्लास्टिक को कैसे डिस्पोज करना है, उसके रूल्स हैं। तो दिस आर रूल्स फॉर यूज़, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक को उपयोग और निपटान का नियम। क्लियर। इसके अंदर आएगा कि प्लास्टिक का यूज़ कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, कैसे उसको रीयूज़ कर सकते हैं, ये सब आपके इस रूल्स के अंदर आते हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। डिमोलिशन के मतलब क्या होता है, विध्वंस करना, मतलब तोड़ना। तो बेसिकली निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम 2016। इसके अंदर क्या आता है हमारा, बेसिकली वेस्ट फ्रॉम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन। जब इमारतें बनती हैं या टूटती हैं तो जो कचरा निकलता है उसको कैसे डिस्पोज करना है। नेक्स्ट आता है हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ई वेस्ट क्या होता है, ई कचरा मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इट डील्स विथ डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप एक्सेट्रा। पुराना मोबाइल, लैपटॉप, टीवी आदि का सही तरीके से निपटान, ये सब आता है हमारा ई वेस्ट के अंदर। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए प्लीज़। नेक्स्ट आता है हमारा बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो बैटरी जो हैं वो एक्सप्लोड हो सकते हैं, उसमें बहुत टाइप का केमिकल्स होते हैं, राइट। तो उनको डिस्पोज करने के लिए भी रूल्स बनाए गए हैं। तो वो रूल्स हैं अपना बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर आते हैं, जिसमें बताया गया है कि हाउ टू प्रॉपर रिसाइकलिंग डिस्पोजल ऑफ यूज्ड बैटरी। इस्तेमाल में की गई बैटरियों को सुरक्षित तरीके से फेंकना या निपटाना। तो ये 7 रूल्स आते हैं हमारे वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर। अब देखिए, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। इसमें जो 5 रूल्स हैं, पहला हैजर्डस एंड अदर वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन। ये सब रूल्स बने हैं हमारे 2016 में। तो इसको आप इजीली याद रख सकते हैं कि पहले 5 रूल्स जो हैं ये हमारे बने हैं 2016 में।
उसके बाद लास्ट में 2 रूल्स बने इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड। पहला आपका ई वेस्ट और बैटरी। बैटरी भी एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स से ही आता है, लेकिन बैटरी में केमिकल्स बहुत अलग होते हैं, इसलिए उसके लिए एक अलग रूल्स बनाए गए। तो ये जो रूल्स बने बाद में बने 2022 में, 2022 में बने। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब बेसिकली हमने कितने लॉस पढ़े, कितने रूल्स पढ़े, कितने एक्ट पढ़े, उसका एक समरी है। एग्ज़ाम में मोस्टली आपसे डेट्स और ईयर्स नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी अगर आप बाकी सब प्रिपेयर कर चुके हैं तो डेट्स को भी ट्राई करिए कि याद कर सकें। हो सकता है कि पूछ दे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसका एक समरी है कि इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल लॉस क्या क्या है। पहले हमारा वाटर एक्ट बना, फिर वाटर रूल्स बना, 1 साल के डिफरेंस में। वाटर एक्ट बना हमारा 1974 में, फिर रूल्स बने 1975 में। एयर पोल्यूशन रूल्स बने, एयर पोल्यूशन एक्ट्स बना हमारा 1981 में, फिर उसके रूल्स बने 1982 में। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये हमारा बना 1986 में। ये क्या था याद रखिए, मैंने एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आता है अम्ब्रेला लॉ। बेसिकली अम्ब्रेला लॉ क्या होता है, इट कवर्स वेरियस अदर काइंड ऑफ लॉज ओवर एक ओवरऑल लॉ। ठीक है, तो जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये एक अम्ब्रेला लॉ है। ये बना हमारा 1986 में, और साथ में इसके रूल्स भी बने उसी साल 1986 में ही। फिर हमारा बना नॉइस रूल्स 2000 में। और EIA भी इम्पॉर्टेंट था। EIA का फुल फॉर्म था हमारा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि जो भी नए प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको बनाने से पहले पूरा उसका असेसमेंट किया जाता है कि ये किस टाइप का पॉल्यूशन, कितना पॉल्यूशन फैला सकता है। उसके बाद वो रूल्स, उसका जो रिपोर्ट बनता है EIA रिपोर्ट, वो गवर्नमेंट को भेजा जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट अप्रूव करेगा, उसके बाद ही हम आगे जो भी प्लांट है, मशीनरी है, वो उसको डाल सकते हैं। तो ये रूल बना हमारा 2006 में, 2006 में। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बने हमारे 2016 से 22। क्यों ये डिफरेंस, क्योंकि इसमें 7 रूल्स बने, जिसमें से 5 रूल बने हमारे 2016 में और 2 रूल बने 2022 में। तो ये स्लाइड को थोड़ा सा याद रखिएगा, ट्राई करिएगा, 4-5 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अब इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देख ले। वैसे तो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, बिकॉज इसमें ईयर्स मेंशन है, तो हर एक ईयर के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो हम जो क्वेश्चन आपने देखने जा रहे हैं उसमें ईयर्स नहीं है। अभी हम सिंपल क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ईयर्स वाले क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं उसमें जा सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन हैं। वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके, होपफुली आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1, विच एक्ट स्पेसिफिकली फोकस ऑन वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल। तो इसमें वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड कौन सा एक्ट और रूल्स था, उसका नाम आपको अगर याद नहीं है तो यहाँ पर सिंपल ए में है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। इसका आंसर ए है। वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, ऐसा कोई एक्ट हमने पिछले स्लाइड्स में नहीं पढ़ा। रिवर वाटरवेज प्रोटेक्शन एक्ट नहीं पढ़ा। क्लीन वाटर रेगुलेशन, ऐसा कोई एक्ट नहीं है। जो ऑफिशियल नेम है उसका नाम है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन। इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि EIA क्या करता है, इट इवेल्यूएट्स द इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, प्रस्तावित परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना। बेसिकली वही, जो कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोज करते समय ये उसको स्टडी किया जाता है कि ये फ्यूचर में कितना एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फैला सकता है, उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाती है गवर्नमेंट को, उसी को कहते हैं EIA रिपोर्ट। तो इसका आंसर होना चाहिए बी। क्वेश्चन 3, विच एक्ट्स प्रोवाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क। ओवरऑल फ्रेमवर्क यहाँ पर मतलब होता है द अम्ब्रेला लॉ। विच एक्ट प्रोवाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो अम्ब्रेला लॉ कौन सा था, ये था द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 में बना था। इसका आंसर होना चाहिए बी। ओके,
क्वेश्चन 4, विच रूल्स गवर्न द हैंडलिंग ऑफ डेंजरस इंडस्ट्रियल वेस्ट? इसके लिए कौन सा रूल बना? हैजर्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स। इसका आंसर है ए, क्वेश्चन 4 ए। टॉक्सिक वेस्ट रेगुलेशन रूल्स, ये आपने कहीं ने स्लाइड में नहीं पढ़ा। बायोमेडिकल वेस्ट जो है ये बेसिकली हॉस्पिटल क्लिनिक से जो वेस्ट निकलता है उसके लिए है। इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल, ये बेसिकली क्या था? ये आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट ऐसा कुछ था भी क्या? कंस्ट्रक्शन वेस्ट था। हाँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ऑफिशियल नेम नहीं था। ऑफिशियल में बस ये था हैजर्डस एंड अदर वेस्ट। तो इसका आंसर हुआ ए। फिर और भी क्वेश्चंस हैं। अगेन आप वीडियो पॉज कर लीजिए 1 मिनट के लिए और ट्राई करिए सॉल्व करने का। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच रूल्स आर स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर मैनेजिंग वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर? हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर का ऑफिशियल रूल्स क्या था? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। सॉलिड वेस्ट तो अपना हमारा जो डेली का कचरा होता है उसके लिए होता है। हैजर्डियस वेस्ट केमिकल्स होते हैं उसके लिए होता है केमिकल वेस्ट डिस्पोजल रूल। इसकी ये कोई ऑफिशियल नेम, ऑफिशियल रूल्स और एक्ट्स का नाम नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्लियर है कि इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, क्वेश्चन 5 बी। ओके, क्वेश्चन 6, द डिस्पोजल ऑफ डेब्रीज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इज गवर्न अंडर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। नहीं, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। इसका ऑप्शन होगा बी, क्वेश्चन 6 बी। क्वेश्चन 7, what are the applicable rules for managing outdated electronics like computer and phone? इसके लिए स्पेशल एक रूल था ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल। क्वेश्चन 7 का भी आंसर होगा बी। क्वेश्चन 8, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज कंसिडर्ड एज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने कई बार इसका नाम लिया है, कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ओवरऑल फ्रेमवर्क, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, अम्ब्रेला लॉ। ठीक है, तो ये हमारा बना था द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो क्वेश्चन 8 का आंसर भी होना चाहिए ए। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्वेश्चन आंसर में कोई डाउट है तो पुराने स्लाइड्स में जाके एक बार चेक करिए, और अगर मैंने कुछ गलती की होगी, कुछ गलत बोल दिया होगा, या आपको कुछ फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स में और क्या है आगे? सबसे पहले है कि जैसे आपको सबको पता है कि सेल इज़ अ रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। इट टेक्स केयर ऑफ द एनवायरनमेंट not only during its operation but also from the very first day of the construction of any new projects or activity। मतलब सेल जो है वो जो एनवायरमेंटल रूल्स है उसको फ्रॉम द डे वन फॉलो करती है। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले से ही उसका जो भी प्रोसेस होता है एनवायरमेंटल पॉलिसी का, वो फॉलो करती है। सेल एक जिम्मेदार कंपनी है। ये पर्यावरण की देखभाल केवल अपने कामकाज के दौरान ही नहीं बल्कि किसी भी नए प्रोजेक्ट के निर्माण की शुरुआत से ही करती है। ओके, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, कंप्लायंस में कुछ चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड है, मतलब मैंडेटरी है। वो क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला है कि ईसी मतलब एनवायरमेंटल क्लियरेंस, जैसे कि हमने पहले स्लाइड में भी पढ़ा था ईसी के बारे में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एज़ पर EIA नोटिफिकेशन 14 सितंबर 2006 बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू प्रोजेक्ट और एक्सपांडिंग और अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग वन, सेल मस्ट टेक एनवायरमेंटल क्लियरेंस दैट इज EC सर्टिफिकेट एज़ पर EIA नोटिफिकेशन 2006। ठीक है, तो इसी को सेल को सबसे पहले EC की ज़रूरत पड़ती है जब भी उसको कोई नया प्रोजेक्ट या फिर किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को अपग्रेड करना होता है। तो सेल को किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या पुराने प्रोजेक्ट के विस्तार आधुनिकीकरण से पहले पर्यावरणीय अनुमति EC लेनी होती है, जैसे कि EIA अधिसूचना जो कि 14 सितंबर 2006 में बताया गया है। और क्या ज़रूरत है सेल को? सेल को चाहिए होता है कंसेंट टू इस्टेब्लिश दैट इज़ CTE एंड कंसेंट टू ऑपरेट CTO एज़ पर वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन एक्ट। ये भी आपने लास्ट में पढ़ा था इस एक्ट के बारे में।
एक्ट और रूल्स के बारे में। तो सेल को इन दोनों चीज़ की भी ज़रूरत होती है, फ्रॉम वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन एक्ट, जो कि वाटर पॉल्यूशन आपका एक्ट आया था 1974 में और एयर पॉल्यूशन एक्ट आया था आपका 1981 में। तो यहाँ से भी आपको ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कंसेंट फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, सेल हैज़ टू टेक 2 कंसेंट फ्रॉम द स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड SPCB। पहला क्या है, कंसेंट टू इस्टेब्लिश, टेकन बिफोर कंस्ट्रक्शन बिगिनस, कंस्ट्रक्शन के शुरुआत में ही इसको लेना पड़ता है। कंसेंट टू ऑपरेट, टेकन बिफोर द प्लांट स्टार्ट वर्किंग। ओके, तो CTE जो है ये कंस्ट्रक्शन शुरू के पहले ही लेना पड़ता है, और CTO जो है ये काम स्टार्ट करने के पहले लेना होता है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। सेल को किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 2 प्रकार की अनुमति लेनी होती है। संस्थापना की अनुमति CTE, निर्माण कार्य शुरू करने के पहले, और संचालन की अनुमति CTO, प्रोजेक्ट चालू करने के पहले। क्लियर। एक तीसरी चीज़ चाहिए होती है सेल को, वो है ऑथराइजेशन फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एज पर हैज़र्डस वेस्ट 2016 रूल्स और बायोमेडिकल वेस्ट 2016 रूल्स। इसके बारे में भी लास्ट स्लाइड में आपने पढ़ा था। तो ये क्या है, बेसिकली कंपनी से जो केमिकल्स वगैरह निकलेंगे बाद में, उसको मैनेज करने के लिए भी सेल को एक स्पेशल ऑथराइजेशन लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं ऑथराइजेशन फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। सेल हैंडल्स वेस्ट रिस्पॉन्सिबली, इट टेक्स स्पेशल ऑथराइजेशन टू हैंडल हैज़र्डस वेस्ट विच इज़ टॉक्सिक और हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज एक्सेट्रा। सेल जिम्मेदारी से अपशिष्ट का प्रबंधन करता है। इसके लिए वो विशेष अनुमति प्राप्त करता है। किसके लिए? खतरनाक अपशिष्ट, जहरीला हानिकारक औद्योगिक कचरा, और दूसरा बायोमेडिकल कचरा, अस्पताल या डिस्पेंसरी से निकलने वाला कचरा। एग्जाम्पल, जैसे अगर सेल वांट्स टू स्टार्ट न्यू ब्लास्ट फर्नेस, it must first get a CTE, and before the blast furnace starts producing or starts working, we need to get a CTO. Waste management का भी, अगर steel plant, because steel plant use chemicals like oil, paints, all those things are hazardous waste. All those things are considered as hazardous waste. For that, SAIL needs proper disposal permissions. Clear? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई थिंक क्वेश्चन आंसर होगा फिर। राइट, क्वेश्चन आंसर। ओके, ये थोड़ा सा गलत है, इसको इग्नोर करिएगा। चलिए 4 क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है, कंसेंट टू एस्टैब्लिश CTE इज़ ऑब्टेन्ड अंडर विच एक्ट। CTE किस एक्ट के अंदर लेना होता है? तो यहाँ पर माइंस एंड मिनरल्स एक्ट नहीं, वाटर एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, इसका आंसर बी होना चाहिए। क्वेश्चन 9 बी। देन क्वेश्चन 10, एज पर EIA नोटिफिकेशन व्हाट मस्ट सेल ऑब्टेन फॉर एनी न्यू और एक्सपैंडिंग प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम लोग को EC चाहिए होता है, तो इसका आंसर ए। व्हाट द सेल ऑब्टेन कंसेंट टू ऑपरेट, सॉरी व्हेन डज सेल ऑब्टेन कंसेंट टू ऑपरेट। तो CTO की जरूरत कब पड़ती है? कंस्ट्रक्शन के शुरू होने के पहले CTE लिया जाता है। CTO ऑपरेशंस के पहले लिया जाता है। तो इसका आंसर 11 का भी बी होना चाहिए। क्वेश्चन 12, अंडर विच रूल्स आर हैजर्डियस वेस्ट ऑथराइजेशन ऑब्टेन्ड बाय सेल। कौन से रूल के अंदर आता है हैजर्डियस वेस्ट? इसका नाम ये सी, हैजर्डियस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल। ये क्वेश्चन आई थिंक पिछले स्लाइड में भी ये क्वेश्चन था, बट बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से यहाँ पर है। तो क्वेश्चन 12 का आंसर होना चाहिए सी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का नियंत्रण। तो जो स्टील मेकिंग प्रोसेस करने समय बहुत सारे तरीके के एयर पॉल्यूशन होते हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले किस किस टाइप के एयर पॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहला है हमारा यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PM। तो पार्टिकुलेट मैटर्स कंट्रोल मेथड्स।
कण प्रदूषण नियंत्रण के तरीके। तो सबसे पहले ये होता क्या है पार्टिकुलेट मैटर? पार्टिकुलेट मैटर्स इक्वल्स टाइनी डस्ट पार्टिकल्स रिलीज ड्यूरिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग। दीज आर हार्मफुल इफ इनहेल्ड। कण जो है वो छोटे छोटे धूल जैसे कण जो स्टील बनाते समय हवा में फैलते हैं। इन्हें सांस पे लेने से सेहत को नुकसान पहुंचता है। तो जो स्टील मेकिंग के समय बहुत सारे छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स। अब इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके काफ़ी सारे यहाँ पर तरीके आपके मैनुअल में दिए हुए हैं। जैसे कि पहला है आपका बैग फिल्टर्स। अब देखिए जो मैनुअल में सिर्फ ये नाम लिखा हुआ है बैग फिल्टर्स और जो जो अलग नाम है, ठीक है, बैग फिल्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स और भी बहुत सारे हैं, सॉरी 6-7 हो गए। तो मैनुअल में बस वो नाम मेंशन किया हुआ है, इसके बारे में डिटेल्स कुछ भी मेंशन नहीं है। तो फिर भी यहाँ पर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। वैसे क्योंकि मैनुअल में दिया नहीं है तो शायद आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। या बेसिकली आई थिंक आपकी GPOE में होना चाहिए इसका डिटेल्स। तो चलिए देखते हैं बैग फिल्टर होता क्या है। बेसिकली बैग फिल्टर्स इट वर्क लाइक वैक्यूम क्लीनर बैग्स दैट कैचेस डस्ट एंड लेट्स क्लीन एयर पास थ्रू। दे आर इंस्टॉल्ड नियर डस्ट जनरेटिंग एरियाज लाइक क्रशर्स और कन्वेयर बेल्ट्स। ये एक वैक्यूम क्लीनर बैग की तरह काम करता है जो धूल को पकड़ लेता है और साफ हवा को निकलने देता है। इसे धूल पैदा करने वाले स्थानों जैसे कि क्रशर, कन्वेयर बेल्ट्स के आसपास लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ESP। ये क्या होता है? ये बेसिकली धूल कलेक्ट करता है थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो these uses electric charges to collect dust from air. They are installed near sinter plants, boilers and blast furnace. हवा में धूल को एकत्र करने के लिए बिजली के चार्ज का उपयोग होता है। इसे सिंटर प्लांट, बॉयलर और ब्लास्ट फर्नेस के आसपास लगाया जाता है। नेक्स्ट कौन सा तरीका है? मल्टी साइक्लोन। अब साइक्लोन आप लोग जानते होंगे। साइक्लोन मतलब क्या होता है? इसके दूसरे वर्ड्स हो गए हिंदी में बवंडर, वर्लविंड्स। आपने देखा होगा ना, हवा गोल गोल घूमता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं साइक्लोन्स। और यहाँ पर हम मल्टी साइक्लोन्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे साइक्लोन्स यूज़ करते हैं हम लोग। इससे क्या होता है? ये बेसिकली काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। इसमें क्या होता है कि स्पिन गैसेस टू सेपरेट डस्ट लाइक वाटर इन अ वॉशिंग मशीन ड्रम। मैनी स्मॉल साइक्लोन्स आर प्लेस्ड टुगेदर फॉर बेटर एफिशिएंसी। ये होता क्या है? बेसिकली साइक्लोन जो भी सिस्टम होता है इसमें हवा को गोल गोल घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भारी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो दीवार से टकराते हैं और नीचे गिरते हैं और एक जगह नीचे में कलेक्ट होते हैं, और जो साफ़ हवा होती है वो ऊपर से निकल जाती है। इसे साइक्लोनिक सिस्टम कहते हैं। और हम यहाँ पर मल्टीपल साइक्लोन सिस्टम यूज़ करते हैं। हिंदी में गैसों को घुमाया जाता है ताकि धूल अलग अलग हो जाए, जैसे वॉशिंग मशीन में ड्रम में पानी घूमता है। बेहतर दक्षता, बेहतर एफिशिएंसी के लिए हम कई छोटे छोटे साइक्लोन्स के एक साथ लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर डी डस्टिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? बेसिकली इसमें और कुछ नहीं होता है कि ये पाइप से हम गंदे हवा को सक कर लेते हैं और उसके बाद वो हवा को हम दूसरे डिवाइस में भेजेंगे, जैसे कि बैग फिल्टर्स या साइक्लोन्स, उसमें भेजेंगे। उससे फिर डस्ट कम होगा, वो मतलब कलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली डी डस्टिंग सिस्टम क्या होता है? सक्स इन डस्टी एयर थ्रू हुड्स और डक्ट्स यूज्ड विद बैग फिल्टर्स और साइकिल्स। नहीं, यहाँ पर साइक्लोन होगा, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साइक्लोन्स होगा। दे आर इंस्टॉल्ड एट क्रशर्स, स्क्रीनिंग यूनिट्स, ट्रांसफर पॉइंट्स एंड कन्वेयर बेल्ट्स। हवा को हुड्स या डक्ट के माध्यम से भीतर खींचता है जिसमें धूल होती है। ये थोड़ा सा गड़बड़ा है यहाँ पर। बेसिकली आपको आई होप समझ में आएगा कि गंदे हवा को हम लोग पाइप से सक करते हैं एक दूसरे सिस्टम की तरफ। वो सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम या तो आपका बैग फिल्टर हो सकता है या मल्टी साइक्लोन सिस्टम हो सकता है, और भी इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दे आर बैग फिल्टर्स या साइक्लोनों के साथ उपयोग किया जाता है। ये क्रशर, स्क्रीनिंग यूनिट, ट्रांसफर पॉइंट्स और कन्वेयर बेल्ट के आसपास लगाया जाता है। इसमें और भी है पॉइंट्स।
उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और भी चीज़ें हैं। तो कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन के अंदर पार्टिकुलेट्स मैटर कंट्रोल मेथड्स के अंदर 5वां पॉइंट है हमारा वेंचुरी स्क्रबर। अब वेंचुरी स्क्रबर्स क्या होता है? बेसिकली अ वेंचुरी स्क्रबर इज़ अ डिवाइस यूज टू रिमूव डस्ट एंड हार्मफुल गैसेज फ्रॉम एयर यूजिंग वाटर स्प्रे। वेंचुरी स्क्रबर एक ऐसा उपकरण है जिसमें पानी के स्प्रे की मदद से हवा से धूल और हानिकारक गैसेस को हटाया जाता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैनुअल में दिया नहीं है कहीं पर भी। तो बस ये जान लीजिए कि इसमें पानी एयर जो वाटर स्प्रे करके डस्ट को अलग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डीफ्यूमिंग सिस्टम। ये कैसे काम करता है? बेसिकली इसमें जो है ये जब जो हाई टेम्परेचर वाले स्टील मेकिंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जैसे अपना इलेक्ट्रिक फर्नेस हुआ है ना, इंडक्शन फर्नेस हुआ, ये सब में जो ये सबसे इन यूनिट्स में काफ़ी हार्मफुल फ्यूम्स निकलते हैं, उन फ्यूम्स को कलेक्ट किया जाता है बेसिकली। तो और डिफ्यूमिंग सिस्टम इज़ यूज टू कैप्चर एंड रिमूव हार्मफुल फ्यूम्स एंड गैसेस दैट आर रिलीज ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर स्टील मेकिंग प्रोसेस लाइक मेल्टिंग और रिफाइनिंग। डिफ्यूमिंग सिस्टम का उपयोग हानिकारक धुएं और गैसों को पकड़ने और हटाने के लिए किया जाता है जो स्टील को पिघलाने या परिशोषित रिफाइन करने जैसी उच्च तापमान प्रक्रियाओं से निकलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा कवर्ड कन्वेइंग सिस्टम। ये कुछ नहीं होता है, बस ये क्या होता है कि कन्वेयर सिस्टम में जब चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, जब आयरन और लाइमस्टोन या कोई भी चीज़ हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे काफ़ी धूल होता है। तो धूल को हम क्या करते हैं कि ज़्यादा धूल फैले नहीं, इसलिए जो कन्वेयर बेल्ट होते हैं उसको हम चारों ओर से घेर देते हैं, कवर कर देते हैं। उससे जो जो धूल है वो बाहर नहीं फैलता है, तो उसी को कहते हैं अपन कवर्ड कन्वेइंग सिस्टम। अ कवर्ड कन्वेइंग सिस्टम इज़ अ मटेरियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम like conveyor belts or chutes where that is enclosed or covered to prevent dust and material spillage during movement. Clear? कवर्ड कन्वेइंग सिस्टम एक ऐसा परिवहन तंत्र है जैसे कन्वेयर बेल्ट्स या शूट जिन्हें ढका हुआ या बंद रखा जाता है ताकि सामग्री ले जाते समय धूल और बिखराव को रोका जा सके। तो ये सब हुआ हमारे पार्टिकुलेट मैटर कंट्रोल मेथड्स के अंदर। अब और किस टाइप के एयर पॉल्यूशन होते हैं जिसको कंट्रोल किया जाए, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन कंट्रोल। अब जो स्टील मेकिंग प्रोसेस है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, इसको कंट्रोल किया जाना जरूरी है। क्यों किया जाना जरूरी है? ये है क्योंकि ये किस लिए हार्मफुल है, ये हानिकारक क्यों है? बिकॉज SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कॉज एसिड रेन्स एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम। SO2 जो है वो अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन होता है जिसके कारण, और सांसों की बीमारी का कारण बनती है। इसीलिए SO2 को कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो इसके कंट्रोल मेथड्स में आता है पहला कि यूज़ कोल विथ लो सल्फर कंटेंट। साफ है, अगर कोल में सल्फर कंटेंट लो होता है तो कम SO2 निकलेगा, करेक्ट? तो इसका पहला पॉइंट यही है कि यूज़ कोल विथ लो सल्फर कंटेंट, कम सल्फर वाला कोयला इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है इसमें अपना यूज़ डीसल्फराइज्ड कोक ओवन गैस, दैट इज रिमूविंग सल्फर फ्रॉम फ्यूल गैसेस। कोक ओवन गैसेस से सल्फर को निकाल कर ईंधन बनाया जाता है। ठीक है, तो कोक ओवन गैस यूज़ किया जाता है। इसको पहले इसको बोलते ही है डीसल्फराइज्ड कोक ओवन गैस, जिसमें से सल्फर को पहले से रिमूव किया जाता है। थर्ड इसमें आता है हमारा एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ रेगुलर कोल यूज लो सल्फर कोल लाइक एंथ्रासाइड हेल्प रिड्यूस SO2 इमोशन। मतलब एंथ्रासाइड क्या होता है? ये बेसिकली एक टाइप ऑफ कोल होता है जिसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। साधारण कोयले की जगह एंथ्रासाइड जैसे कम सल्फर वाले कोयलों का उपयोग से SO2 कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या एमिशन होता है हमारे स्टील प्लांट से? नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO, यहाँ पर X लिखा है क्योंकि यहाँ पर 2 या 3 हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग NOx बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन कंट्रोल। ये क्यों? क्योंकि ये भी हार्मफुल होता है। ये क्यों हार्मफुल होता है? क्योंकि NOx से इट कॉजेज स्मॉग। मतलब क्या होता है?
हिंदी में स्मॉग को धुंध बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली केमिकल से बनते हैं, केमिकल में आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। NOx कॉसेज स्मॉग, एसिड रेन एंड रेस्पिरेटरी इशूज। एसिड रेन और रेस्पिरेटरी इशूज तो हम यहाँ पर भी देखे थे, सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड से बेसिकली स्मॉग भी होता है। तो NOx से धुंध, स्मॉग, अम्ल वर्षा और सांस की समस्याएं होती है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? पहला पॉइंट है इसमें मल्टी स्लिट इग्निशन बर्नर्स। बेसिकली ये जो मल्टी स्लिट इग्निशन बर्नर्स है, ये ऐसा बर्नर है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत सारे स्लिट्स या स्लॉट्स होते हैं, जिसके कारण जो जो फ्यूल है हमारा वो एक यूनिफॉर्म तरीके से बर्न होता है, मोर एफिशिएंटली बर्न होता है। और फ्यूल जब एफिशिएंटली बर्न होता है तो उससे NOx एमिशन जो है वो भी कम होता है। तो इस टाइप के बर्नर को बोलते हैं हम मल्टी स्लिट इग्निशन बर्नर्स। इसमें सेकंड पॉइंट आता है हमारा ऑप्टिमाइज प्रोसेस पैरामीटर्स, सही प्रक्रिया पैरामीटर। बेसिकली ये भी इसी में आता है कि ये जो फ्यूल है उसको राइट टेम्परेचर पे बर्न किया जाए और फ्यूल को कंट्रोल किया जाए सो दैट उसकी एफिशिएंसी बढ़े। अगर फ्यूल कम खपत होगा तो ऑब्वियसली उससे कम एमिशन होगा। तो वही यहाँ पर है कि ऑप्टिमाइज प्रोसेस पैरामीटर की राइट टेम्परेचर और फ्यूल कंट्रोल टू रिड्यूस NOx। थर्ड है हमारा एग्जाम्पल, जैसे कि जस्ट लाइक अ कार इंजन ट्यून फॉर बेटर माइलेज एंड लेस स्मोक, स्टील फर्नेस आर ऑल्सो एडजस्टेड टू रिड्यूस NOx। जैसे हम कार को ठीक करवाते हैं सो दैट हमारा माइलेज बढ़े, ठीक है। अगर चीज़ें ख़राब रहेंगी कार में तो उसका माइलेज धीरे धीरे कम होगा। उसी तरीके से हम कार को सब अच्छे से फिटिंग कराते हैं, सब कुछ ऑप्टिमाइज़ करते हैं सो दैट हमें ज़्यादा माइलेज मिले, है ना, पेट्रोल का ज़्यादा माइलेज मिले। तो उसी तरीके से हम जो यहाँ पर जो स्टील फर्नेस में जो बर्निंग की जो प्रक्रिया होती है उसको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं सो दैट कम से कम फ्यूल यूज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को हीट मिले। और उससे क्यों, बिकॉज कम फ्यूल यूज़ हो रहा है तो कम हमारा एमिशन होगा, कम नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन होगा, कम सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन होगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आंसर्स है। तो अगेन 4 क्वेश्चन है, 4 वीडियो पॉज करके ट्राई करिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसके बाद डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज टू कंट्रोल PM पार्टिकुलेट मैटर इन स्टील प्लांट। कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं? बैक फिल्टर होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स यूज़ होते हैं, वेंचुरी स्क्रबर भी यूज़ होते हैं, डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 13 का होना चाहिए आंसर डी। क्वेश्चन 14, फॉर अबेटमेंट ऑफ NOx एमिशन। अबेटमेंट मतलब क्या होता है? रिड्यूस, फॉर डिक्रीमेंट और रिड्यूसिंग, है ना। तो NOx एमिशन को रिड्यूस करने के लिए व्हाट स्पेशल इक्विपमेंट्स आर यूज्ड इन स्टील प्लांट्स? साइक्लोन सेपरेटर, वाटर स्क्रबर, मल्टी स्लिट इग्निशन बर्नर। ये हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, मल्टी स्लिट इग्निशन बर्नर। तो इसका आंसर 14 का होना चाहिए सी। क्वेश्चन 15, SO2 emission is controlled in steel plants by using water sprinklers, using coal with low sulfur content। इसका आंसर होगा बी, 15B। क्वेश्चन 16, along with multi-slit ignition burner, what is optimized to control NOx emission? मल्टी-स्लिट इग्निशन बर्नर के साथ और क्या किया जाता है? रॉ मटेरियल क्वांटिटी, प्रोसेस पैरामीटर्स। ये हमने पढ़ा था कि बेसिकली हम सब कुछ जो प्रोसेस होते हैं फ्यूल बर्निंग के उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, उसी को कहते हैं प्रोसेस पैरामीटर्स, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, 16B। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में एयर कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन में। टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इन स्टील प्लांट, सेल हैज़ एडप्टेड एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज ड्यूरिंग इट्स मॉडर्नाइजेशन कम एक्सपांशन प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MEP। स्टील संयंत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सेल ने अपने आधुनिकीकरण सह विस्तार कार्यक्रम के दौरान आधुनिक और ऊर्जा कुशल तरीकों को अपनाया है। तो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ करना चालू किए हैं MEP के समय से। तो वो टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अपनाई गई आधुनिक तकनीकें। पहला आता है हमारा यहाँ पर कोक ड्राई क्वेंचिंग।
जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CDQ, कोक ड्राई क्वेंचिंग विथ टॉल कोक 1 बैटरीज। अब ये CDQ क्या होता है? What is it? A method where hot coke is cooled using gas instead of water based quenching। ये एक ऐसी विधि है जिसमें गर्म कोक को पानी की जगह गैस के माध्यम से ठंडा किया जाता है, क्योंकि जब पानी से ठंडा किया जाता था तो उसमें बहुत स्मोक निकलता है। ठीक है, तो उस स्मोक से बचने के लिए, उसको कम करने के लिए हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाटर हम गैस यूज़ करते हैं। इसके बेनिफिट क्या है? इट रिड्यूस पॉल्यूशन एंड सेव्स एनर्जी। इससे प्रदूषण कम होता है और साथ में ऊर्जा की भी बचत होती है। एग्जाम्पल, नॉर्मली स्टीम इज रिलीज्ड इनटू एयर ड्यूरिंग कोक कूलिंग, बट विथ CDQ स्टीम इज रिड्यूस्ड। ओके, जब वाटर से कूल करते तो बहुत ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस होता था, लेकिन गैस के कारण जो स्टीम है वो कम निकलता है। कोक को ठंडा करने के लिए पानी की जगह गैस का उपयोग किया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा, पहला मेथड तो हो गया CDQ, कोक ड्राई क्वेंचिंग। सेकंड मेथड है हमारा कोल्ड डस्ट इंजेक्शन। ये क्या होता है? व्हाट इज इट? इट इज़ अ मेथड वेयर वी आर इंजेक्टिंग फाइन कोल्ड डस्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लास्ट फर्नेस। बारीक कोयले को सीधे ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। इससे बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट इम्प्रूव्स कंबशन एफिशिएंसी, इट यूजेस लेस कोक, सो द पॉल्यूशन इज ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड। दहन दक्षता बढ़ाने के लिए कोक की ज़रूरत कम होती है और वायु प्रदूषण घटता है। देखिए, वैसे तो आपके मैनुअल में ये CDQ, CDI और भी जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में ये सब डिटेल्स कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये सब डिटेल्स बस हम ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। आपको सिर्फ ये मेथड के नाम याद रखने हैं, क्योंकि आपके मैनुअल में सिर्फ वही दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड जो मेथड है, वो है टॉप गैस प्रेशर रिकवरी टरबाइन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TRT। ये याद रखिएगा फुल फॉर्म। CDQ मतलब कोक ड्राई क्वेंचिंग, CDI मतलब कोल्ड डस्ट इंजेक्शन, TRT मतलब टॉप गैस प्रेशर रिकवरी टरबाइन। बेसिकली टॉप रिकवरी टरबाइन, गैस प्रेशर को इसमें पता नहीं क्यों काउंट नहीं किया है। ठीक है, तो ये होता क्या है? व्हाट इज इट? अ टरबाइन दैट यूजेस हाई प्रेशर गैस फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब जब ब्लास्ट फर्नेस से बहुत हाई प्रेशर में गैस निकलती है, तो गैस को वेस्ट करने की जगह वहाँ पर हम टरबाइन लगा देते हैं, सो दैट जो गैस से टरबाइन घूमता है और टरबाइन घूमने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इससे हम एक तरीके से चीज़ों जो हाई प्रेशर जो जनरेट होता है गैस का, ठीक है, उसको वेस्ट नहीं होने देते हैं, उससे बिजली पैदा करते हैं। यह क्या है? ये एक टरबाइन जो ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाली उच्च दाब गैस का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करती है। बेनिफिट, रिसाइकल्स एनर्जी एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एक्स्ट्रा पॉल्यूशन। इससे लाभ क्या हो रहा है? ऊर्जा का पुनः उपयोग होता है, क्योंकि जो हाई प्रेशर गैस है उसको हम फिर से यूज़ कर ले रहे हैं, रिसाइकल एनर्जी कर रहे हैं, और बिना अतिरिक्त प्रदूषण के बिजली उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस कास्टिंग मेथड। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं निरंतर ढलाई प्रक्रिया। ये बेसिकली क्या होता है कि लिक्विड स्टील इज सॉलिडिफाइड इनटू सॉलिड स्लैब्स रॉड्स इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम ये चीज़ को, ये जो प्रोसेस है ये कभी रुकता नहीं है, इसको नॉन स्टॉप करते हैं। ठीक है, पिघले हुए स्टील को लगातार प्रक्रिया में ठोस स्लैब या रॉड्स में बदला जाता है। इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस। ये कभी रुकता नहीं है, ये नॉन स्टॉप चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। इससे बेनिफिट क्या है? रिड्यूस एमिशन, रिड्यूस मटेरियल वेस्ट, लेस एनर्जी एंड लेस एयर पॉल्यूशन। उत्सर्जन और सामग्री की बर्बादी कम होता है और कम ऊर्जा खपत होता है और वायु प्रदूषण भी कम होता है। ये 4 मेथड हैं जो हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो नए मॉडर्न टेक्निक यूज़ हो रहे हैं। और भी आई थिंक है 2 टेक्निक, वो हम, हाँ ओके। 5वां है हमारा WHR, जिसको बोलते हैं वेस्ट हीट रिकवरी। अब जैसे कि आपने
पहले पढ़ा था उसमें, वो TRT में, टॉप गैस प्रेशर रिकवरी टरबाइन में, कि हम ब्लास्ट फर्नेस से निकलते हुए हाई प्रेशर गैस से टरबाइन घुमाते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो हीट निकलता है, ठीक है, उस हीट को हम यूज़ करते हैं। तो वेस्ट हीट रिकवरी क्या है, WHR शॉर्ट फॉर्म। इसका पर्पस क्या है, कैप्चर वेस्ट हीट फ्रॉम हॉट प्रोसेस, गर्म प्रक्रियाओं से निकलने वाली अपशिष्ट गर्मी को संग्रहित करना। ठीक है, ये कहाँ बनता है, बेसिकली ब्लास्ट फर्नेस में। जो हॉट स्टोव होते हैं, हॉट स्टोव्स ऑफ ब्लास्ट फर्नेस एंड सिंटर कूलर्स इन सिंटर प्लांट्स। ब्लास्ट फर्नेस के हॉट स्टोव्स और सिंटर प्लांट में, सिंटर प्लांट के सिंटर कूलर्स में ये हम लोग लगाते हैं। इससे हम हीट को रीयूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें याद रखने वाली बात ये है कि WHR जो है वो 2 जगह यूज़ होता है। पहला कहाँ होता है, हॉट स्टोव ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, और सेकंड कहाँ होता है, सिंटर कूलर्स इन सिंटर प्लांट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर हमारा 6 पॉइंट है, वॉकिंग बीम रीहीटिंग फर्नेस विथ रोलिंग मिल्स। ये क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज इट, वी रीहीट स्टील बिलेट्स इवनली बिफोर रोलिंग यूजिंग अ बीम। ठीक है, ये बेसिकली जो बिलेट्स होते हैं हम उसको रीहीट करते हैं, यूनिफॉर्मली रीहीट करते हैं रोलिंग के पहले। स्टील बिलेट, छोटे छोटे ब्लॉक जो होते हैं, छोटे छोटे स्टील ब्लॉक को रोलिंग से पहले बीम की मदद से हम समान रूप से दोबारा गर्म करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं वॉकिंग बीम रीहीटिंग फर्नेस। इससे बेनिफिट क्या होता है कि यूनिफॉर्म हीटिंग होता है, लोअर फ्यूल यूज़ होता है और लोअर एमिशन होता है। समान रूप से गर्म करते हैं, कम ईंधन की खपत और कम प्रदूषण उत्सर्जन। नेक्स्ट आता है हमारा टॉर्पीडो लेडल फॉर मेटल, फॉर हॉट मेटल हैंडलिंग। ये क्या होता है बेसिकली, टॉर्पीडो क्या होता है, आपने देखा है पनडुब्बी में टॉर्पीडो किसको बोलते हैं, मिसाइल को बोलते हैं, जो पानी के अंदर टप से आता है वो। तो उसी तरह से टॉर्पीडो यहाँ पर होता है। टॉर्पीडो क्या होता है, एक लार्ज कंटेनर लाइक अ टॉर्पीडो यूज टू ट्रांसपोर्ट हॉट लिक्विड्स मेटल सेफली। एक बड़ा कंटेनर टॉर्पीडो जैसा, जिसका उपयोग हम गर्म पिघला हुआ धातु सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए करते हैं। इस मेथड को कहते हैं टॉर्पीडो लेडल फॉर हॉट मेटल हैंडलिंग। इसके बेनिफिट क्या है, प्रिवेंट हीट लॉस, रिड्यूस स्मोक रिलीज, गर्मी की हानि को रोकता है और धुएं के उत्सर्जन को कम करता है। लास्ट पॉइंट है हमारा यूज़ ऑफ बाई प्रोडक्ट गैसेस फॉर पावर जनरेशन। ये तो हमने उसमें भी देखा था, वो TRT में सेम चीज़ का यूज़ हो रहा है, बस अलग से लिखा हुआ था तो इसको और समझा रहे हैं, क्योंकि और भी चीज़ें और भी बाई प्रोडक्ट गैसेस यूज़ होते हैं। जैसे कि व्हाट इट मीन्स, गैसेस रिलीज ड्यूरिंग कोक एंड स्टील मेकिंग लाइक CO, CO2 आर नॉट वेस्टेड, दे आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन हाउस। ये मेथड को बोला जाए, इस मेथड से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं कैप्टिव पावर। ये कैप्टिव पावर एक अलग से पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसका अर्थ है कोक और स्टील निर्माण के दौरान निकलने वाली गैसें जैसे CO, CO2 व्यर्थ नहीं जाती हैं, इनका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। इससे बेनिफिट, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद इन द प्लांट, कैप्टिव पावर जिसको बोलते हैं, संयंत्र के अंदर बिजली का उत्पादन होता है। तो ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज़ करते हैं कब के बाद, जो मॉडर्नाइजेशन हुआ था उसके बाद से। अच्छा, एक और है इसमें पॉइंट, एग्जाम्पल रीयूज गैसेस लाइक कोक ओवन गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस एंड बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस गैस, ये सबको भी यूज़ करते हैं कैप्टिव पावर जनरेशन के लिए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन स्टील प्लांट्स फॉर एनर्जी एफिशिएंट कोक क्वेंचिंग। कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है कोक क्वेंचिंग के लिए, वेट क्वेंचिंग नहीं, ब्लास्ट क्वेंचिंग नहीं, कोक ड्राई क्वेंचिंग, CDQ। इसका आंसर होना चाहिए 17 का सी।
क्वेश्चन 18, इन मॉडर्न स्टील प्लांट कोल डस्ट इंजेक्शन CDI टेक्नोलॉजी इज मेनली यूज फॉर वाटर यूसेज, इंक्रीज कोल कंजप्शन, नहीं इंक्रीज क्यों करेंगे, इम्प्रूव कंबशन एफिशिएंसी, रिड्यूस फर्नेस साइज, नहीं इसका ऑप्शन होना चाहिए सी। CDI क्या करते हैं, कंबशन एफिशिएंसी। अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल डायरेक्टली ब्लास्ट फर्नेस में भेजते हैं तो उससे क्या होता है, कंबशन की जो एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज होती है। तो इस 18 का सी। टॉप गैस प्रेशर रिकवरी टरबाइन, जिसको शॉर्ट में TRT बोलते हैं, इज यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस टू रिकवर वाटर, डिक्रीज कोल कंजप्शन, रिकवर एनर्जी फ्रॉम गैस प्रेशर, हीट इन ब्लास्ट। इसका आंसर होना चाहिए सी, बिकॉज इससे क्या होता है, हम जो हीट एनर्जी होती है या सॉरी हाई जो गैस प्रेशर से की जो एनर्जी होती है उसको हम लोग रिकवर करते हैं और यूज़ करते हैं टरबाइन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो क्वेश्चन 19 का आंसर होना चाहिए सी। क्वेश्चन 20, वेस्ट हीट रिकवरी WHR सिस्टम आर इंस्टॉल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड एनर्जी एफिशिएंसी। WHR कहाँ यूज़ होता है, सिंटर प्लांट में होता है, कोक ओवन, कोक यार्ड, हॉट स्टोव फॉर ब्लास्ट फर्नेस एंड सिंटर कूलर, हाँ यहाँ होता है। ये हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि ये दो जगह यूज़ होता है, हॉट स्टोव्स ऑफ ब्लास्ट फर्नेस एंड सिंटर कूलर्स, रोलिंग मिल, फाउंड्रीज, बॉयलर्स एंड चिमनीज। यहाँ पर मतलब मैनुअल में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि यहाँ पर इन जगह दो जगह यूज़ होता है। तो क्वेश्चन 20 का आंसर होगा बी। और 4 क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर लीजिए प्लीज़ और फिर साथ में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 21, व्हाट इज़ द मेन एनवायरमेंटल बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंटिन्यूस कास्टिंग इन स्टील प्लांट। कंटिन्यूस कास्टिंग से क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है, लेबर कॉस्ट, रिड्यूस एमिशन एंड मटेरियल वेस्टेज, इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, एनहेंसिंग द कलर। ओके, इसका आंसर होगा बी, रिड्यूस एमिशन एंड मटेरियल वेस्टेज। क्योंकि कंटिन्यूस करते हैं तो इसका मेन रीज़न यही है कि हम इसके लिए करते हैं। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन होना चाहिए बी। क्वेश्चन 22, हाउ आर बाय प्रोडक्ट गैसेस यूज्ड इन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। बाय प्रोडक्ट गैसेस से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसको बोलते हैं कैप्टिव पावर जनरेशन। ए रिलीज इन एटमॉस्फेयर, स्टोर्ड इन अनदर, यूज फॉर कैप्टिव पावर जनरेशन। क्वेश्चन 22 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन 23, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टॉर्पीडो लेडल इन स्टील प्लांट। टॉर्पीडो लेडल से क्या होता है, बेसिकली हम टॉर्पीडो जैसे कंटेनर से हम हॉट मेटल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो स्क्रैप सेग्रीगेशन, कोल पल्वराइजेशन, नहीं हॉट मेटल हैंडलिंग एंड ट्रांसफ़र। क्वेश्चन 23 का सी होना चाहिए। क्वेश्चन 24, विच फैसिलिटी इन स्टील प्लांट्स हेल्प्स रिकवर वेस्ट हीट फ्रॉम सिंटर प्लांट। सिंटर प्लांट से वेस्ट हीट कहाँ किस मेथड से यूज़ होता है। वैसे तो मल्टीपल मेथड होते हैं, इसमें देखते हैं क्या है, टॉर्पीडो लेडल, कोक ओवन बैटरी, वेस्ट हीट रिकवरी, CDI सिस्टम, सिंटर प्लांट। ओके, इसका आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि ये बेसिकली आपने वो पढ़ा था कि जो WHR में कहाँ यूज़ होता है, दो जगह होता है, एक आपका ब्लास्ट फर्नेस हॉट स्टोव्स में और दूसरा सिंटर कूलिंग इन सिंटर प्लांट। तो ये क्वेश्चन उस पॉइंट से बना है। क्वेश्चन 24 आंसर सी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं हम कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो जैसे हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में देखा, अब वैसे ही वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि टू रिड्यूस पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज़ बाय ट्रीटिंग एंड रीयूजिंग वेस्ट वाटर। प्राकृतिक जल स्रोतों में प्रदूषण को कम करने के लिए अपशिष्ट जल का शोधन और पुनः उपयोग करना। क्लियर। अब इसमें जो सेल ने क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, व्हाट आर द की मेजर्स टेकन बाय सेल टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। इसमें पहला पॉइंट आता है अपना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ETPs, औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। अब ये क्या है, बेसिकली ETPs जो हैं ये दे आर इंस्टॉल्ड इन ईच शॉप और प्लांट यूनिट। प्रत्येक कार्यशाला यूनिट में स्थापित किए जाते हैं। ईच प्रोडक्शन यूनिट इन सेल हैज़ इट्स ओन एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है।
इस्पात इस्पात बनने की प्रक्रिया में जो गंदा पानी निकलता है उसको साफ़ करने के लिए हर यूनिट में ये ईटीपीस लगाए जाते हैं। पर्पस क्या है इसका? सिंपल, ट्रीट एंड रिसाइकल इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। जो वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीटमेंट के लिए ये ईटीपी प्लांट्स लगाए जाते हैं हर यूनिट में, जहाँ जहाँ गंदा पानी निकलता है। तो औद्योगिक अपशिष्ट जल का शोधन और पुनः उपयोग करने के लिए। एग्जाम्पल, वेस्ट वाटर फ्रॉम रोलिंग मिल इज ट्रीटेड एंड रीयूज फॉर कूलिंग। रोलिंग मिल से निकलने वाला जल शुद्ध और शीतलन के लिए पुनः उपयोग किया जाता है। मेजर नंबर 2, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको बोलते हैं एसटीपीज। ये हुआ हमारा एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट ईटीपी, और ये हमारा हुआ एसटीपीज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। मल जल उपचार संयंत्र, ये क्या है? ये कहाँ पर लगाया जाता है? ये बेसिकली स्टील टाउनशिप और प्लांट्स में लगाया जाता है। स्टील टाउनशिप और संयंत्रों में स्थापित किया जाता है। पर्पस क्या है इसका? ट्रीट डोमेस्टिक सीवेज टू मीट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड। घरेलू गंदे पानी को शुद्ध कर मानक स्तर पर लाना। ओके। पॉइंट नंबर 3 हमारा वाटर कंजर्वेशन एंड ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी जो होती है वो क्या होती है? जल संरक्षण और शून्य तरल अपशिष्ट सिद्धांत, ये क्या होता है? ये बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव वाटर रिसाइकलिंग स्कीम है। कॉम्प्रिहेंसिव वाटर रिसाइकलिंग स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड, जल के पूर्ण पुनर्चक्रण की योजनाएं लागू की गई हैं। इसमें क्या आता है? एम है हमारा यहाँ पर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। इसका मतलब है कि बिल्कुल कोई किसी भी पानी को विदाउट ट्रीटमेंट के बाहर रिलीज़ ना किया जाए। ज़ीरो डिस्चार्ज पॉलिसी क्या कहती है कि कोई भी जो वेस्ट निकलता है उसको ट्रीटमेंट बिना ट्रीटमेंट किए उसको फेंकना नहीं है या फिर बाहर नहीं निकलने देना है। क्लियर? इसी को कहते हैं ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी। उद्देश्य क्या है? शून्य तरल अपशिष्ट ZLD संयंत्र से कोई भी अशोधित जल बाहर ना जाए। देन आता है हमारा अपग्रेडेशन ऑफ रिसर्कुलेशन सिस्टम। जल पुनः प्रवाह प्रणालियों से अनुदीकीकरण। इसमें क्या आता है कि बेसिकली जो हमारे जो पुराने सिस्टम है वाटर हैंडलिंग के, उसको हम नए टेक्नोलॉजी, नए मशीन से अपग्रेड कर रहे हैं। तो ओल्ड सिस्टम्स आर बीन रिवैम्प्ड और अपग्रेडेड। पुरानी प्रणालियों को सुधारा या बदला जा रहा है। और साथ में ही हम थर्ड पार्टी से वाटर ऑडिट्स कराते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी वाटर ऑडिट्स डन टू एंश्योर वाटर इज़ बीन यूज्ड एफिशिएंटली। सेल जो है वो बाहरी संस्थाओं से भी ऑडिट कराता है। जल की कुशलता से उपयोग की जांच के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराए जाते हैं। ये 4 पॉइंट हुआ। आगे भी और आई थिंक और कुछ पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। की मेजर्स इन सेल। 5वां पॉइंट है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल हैज़ इम्प्लीमेंटेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RWH, इन प्लांट्स एंड टाउनशिप। संयंत्रों और टाउनशिप में वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। रेन वाटर इज़ कलेक्टेड एंड यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। रेन से जो हम वाटर को कलेक्ट करते हैं और फिर वो वाटर को हम ज़मीन में भेजते हैं, सो डेट जो ग्राउंड में जो पानी का लेवल है वो एक मेंटेन रहे। ठीक है, उसको रिचार्ज किया जाए। इस पानी को ज़मीन में पुनर्भरण रिचार्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, रेन वाटर फ्रॉम रूफटॉप इज़ कलेक्टेड इन टैंक्स एंड यूज फॉर गार्डनिंग एंड क्लीनिंग। अच्छा, इसमें ये भी आता है कि रेन वाटर को हार्वेस्ट करके उस पानी से हम टैंक क्लीनिंग करते हैं या गार्डनिंग भी करते हैं, ये भी इसमें इंक्लूडेड होता है। छतों पर गिरा बारिश का पानी टंकियों में इकट्ठा करके बागवानी या सफाई में इस्तेमाल किया जाता है। कंसिडरेशन टेकन ड्यूरिंग RWH प्लानिंग। वायु जल संरक्षण योजना बनाते समय विचार किए गए बिंदु क्या क्या हम लोग कंसिडर करते हैं RWH के समय? पहला है हमारा जियोग्राफिक कंडीशन, मतलब भौगोलिक स्थिति क्या है आसपास की। फिर रेगुलेटरी गाइडलाइन, जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है इसके बारे में उसको फॉलो किया जाता है।
सरकारी नियमों के अनुसार। तीसरा पॉइंट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, उपयोग संसाधनों के अनुसार। देखिए ये सब के बारे में कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है इनफैक्ट, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट जो है RWH में वो ये है जो अभी आएगा। हाँ, RWH इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ एवरी न्यू प्रोजेक्ट इन लाइन विथ कैच द रेन कैंपेन बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत जो कैंपेन चलाया जा रहा है कैच द रेन, ठीक है, इसके तहत RWH आता है। जल शक्ति मंत्रालय की कैच द रेन योजना के अनुसार अब हर नई परियोजना में RWH को शामिल किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल जो भी नया घर बनाते हैं आप, तो उसमें आपको परमिशन लेता होना होता है, जिसमें आपको RWH मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी ज़रूरी होता है एक पॉइंट। जैसे आजकल सोलार पैनल लगाना ज़रूरी होता है, साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी ज़रूरी होता है कई जगह पे, जैसे यहाँ पर कर्नाटका में हर जगह ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैच द रेन कैंपेन। ये पॉलिसी जो कैंपेन जो चल रहा है ये कौन चला रहा है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। सेल इंक्लूड्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान्स इन ऑल न्यू प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द स्टार्ट। सेल अपने हर नए प्रोजेक्ट में वर्षा जल संचयन को प्रारंभिक स्तर से ही शामिल करता है। शुरू से ही हर नए प्रोजेक्ट में RWH पॉलिसी फॉलो किया जाता है सेल पे। अब MCQ देख लेते हैं, 4 क्वेश्चंस। वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए खुद सॉल्व करने का, कितना आपको याद हुआ, फिर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ इंस्टॉलिंग एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स ETPs इन स्टील प्लांट? ETPs का मेन यूज़ क्या है? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, टू ट्रीट एंड रीसर्कुलेट इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, ये होना चाहिए। टू स्टोर रेन वाटर नहीं, टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर नहीं। इस 25 का B होना चाहिए। 26, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स STPs इन स्टील टाउनशिप्स? STP क्यों यूज़ होता है? सीवेज है तो ऑब्वियसली सीवेज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए होगा। इसका आंसर B, टू ट्रीट सीवेज टू मीट प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। 26B। 27, which long-term goal is aimed by implementing comprehensive water conservation schemes in steel plants? कौन सा था? comprehensive water scheme किस में आता है अपना? ZLD मतलब ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी के तहत आता है। 27B, इसका भी B। 28, which of the following is an environment friendly initiative by SAIL towards water conservation? कौन सा है इनिशिएटिव यहाँ पर? डिसैलिनेशन नहीं, केमिकल रीयूज, इंस्टॉलेशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम, ये आता है हमारा वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो 28 का होगा C। क्लियर? नेक्स्ट क्या है हमारा? और भी क्वेश्चंस हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ एडॉप्टेड बाय सेल टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर आर्टिफिशियली? ये भी हमने पहले पढ़ा था, वही RWH। तो ड्रिलिंग बोरवेल्स, आर्टिफिशियल रिचार्ज टेक्निक और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, RWH रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन 29 B। क्वेश्चन 30, विच कैंपेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज सेल अलाइन विथ फॉर वाटर कंजर्वेशन? ओके, विच कैंपेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज सेल अलाइन विथ, यहाँ कॉमा होना चाहिए, उसके बाद फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो यहाँ पर होता है सेव वाटर सेव लाइफ, नहीं, यहाँ पर क्या नाम था कैंपेन का? कैच द रेन, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन 30 C। ये गलत हो गया यहाँ पर, इसका आंसर होगा C, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर B की जगह यहाँ होना चाहिए C, कैच द रेन। क्वेश्चन 31, व्हाट फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड वाइल इम्प्लीमेंटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फॉर सेल प्लांट? कौन सा फैक्टर कंसिडर नहीं किया जाता है? जियोपॉलिटिक कंडीशन, ये किया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाता है। रेगुलेटरी गाइडलाइंस किया जाता है। एम्प्लॉयज़ मैरिशियल स्टेटस नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन 31 का D होगा यहाँ पर, D। क्वेश्चन 32,
which actions is taken by third party to enhance water efficiency is in सेल प्लान। थर्ड पार्टी क्या करती है, ऑडिट करती है सेल में कि वाटर एफिशिएंसी प्रॉपरली जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। तो इक्विपमेंट रिपेयर नहीं, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, वाटर ऑडिटिंग, इस 32 का भी सी होना चाहिए, सी। तो ये आप बस 30 क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यहाँ पर सी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारा एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा नॉइस पॉल्यूशन। तो नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, बेसिकली जो स्टील में जो मशीनरीज होती हैं उससे काफ़ी नॉइस पॉल्यूशन होता है। उसी को कम करने के लिए क्या मेजर उठाया गया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले नॉइस पॉल्यूशन इन स्टील प्लांट्स अकर्स ड्यू टू कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑफ हैवी मशीनरी लाइक कंप्रेसर्स, फैंस, ब्लोअर्स। दिस loud and unwanted sound can be harmful to health of workers. स्टील संयंत्रों में ध्वनि प्रदूषण भारी मशीनों जैसे कि कंप्रेसर, पंखे और ब्लोअर्स से लगातार चलने से होता है। यह तेज और अवांछित आवाज़ कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो इसके लिए क्या मेजर्स यूज़ किए गए हैं सेल पे, ये देखते हैं। पहला है यूज़ ऑफ अकॉस्टिक एनक्लोजर्स। अकॉस्टिक एनक्लोजर क्या होता है, ध्वनि संलग्नक। ओके, तो ये क्या होता है, बेसिकली मशीन्स लाइक कंप्रेसर, फैंस, ब्लोअर, जहाँ से हैवी नॉइस पॉल्यूशन होता है, दे आर कवर्ड विथ साउंड प्रूफ बॉक्सेस। इसको बेसिकली हम साउंड प्रूफ बॉक्सेस से कवर करते हैं। इसी कवरिंग प्रोसेस को बोलते हैं एनक्लोजर। अकॉस्टिक मतलब साउंड, तो बेसिकली साउंड को हम साउंड प्रूफ बॉक्स से कवर कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को। इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इसी मेथड को बोलते हैं यूज़ ऑफ अकॉस्टिक एनक्लोजर। मशीनें जैसे कि कंप्रेसर, पंखे, ब्लोअर को ध्वनि रोधी डिब्बों से ढका जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस मेजर को कहते हैं अकॉस्टिक एनक्लोजर। क्लियर? दिस एनक्लोजर, ये एनक्लोजर क्या करते हैं, दिस एनक्लोजर एब्जॉर्ब साउंड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग। ये आवरण ध्वनि को सोख लेते हैं और उसे फैलने नहीं देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा साइलेंसर एंड इंसुलेटेड केसिंग्स फॉर आईडी एंड एफडी फैन। आईडी एफडी फैंस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म इंड्यूस्ड ड्रॉट और फोर्स्ड ड्रॉट। ठीक है, बेसिकली जो फैंस होते हैं उसमें हम इंसुलेटेड केसिंग्स और साइलेंसर्स लगाते हैं। Machines like induced draught and forced draught fans are fitted with silencers and insulated outer covers to reduce sound. आईडी और एफडी पंखों जैसे उपकरणों में साइलेंसर और इंसुलेटेड कवर लगाए जाते हैं ताकि ध्वनि का स्तर थोड़ा कम किया जा सके। अब साइलेंसर क्या होते हैं, साइलेंसर बेसिकली क्या करते हैं, ये रिड्यूस नॉइस का आउटपुट को कम करते हैं। साइलेंसर टू रिड्यूस नॉइस आउटपुट, और इंसुलेटेड केसिंग क्या होता है, टू ब्लॉक साउंड वेव्स। ठीक है, साइलेंसर शोर कम करता है, इंसुलेटेड केसिंग ध्वनि तरंगों को बाहर नहीं जाने देता है। अब जाने तो देता है लेकिन कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेजर है यहाँ पर। ओके, ये पहले आना चाहिए था, यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट हो गया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हुड्स एंड अकॉस्टिक लैगिंग। अब ये क्या होता है, हुड्स एंड ध्वनि इंसुलेशन। हुड्स आर बेसिकली किसी चीज़ को कवर कर देना। तो हुड्स आर कवर्स प्लेस्ड ओवर मशीन एंड अकॉस्टिक लैगिंग इज साउंड एब्जॉर्बिंग इंसुलेटिंग मटेरियल्स रैप्ड अराउंड इक्विपमेंट। बेसिकली वही हुआ है, जैसे यो हमने ये पढ़ा था अकॉस्टिक इंक्लूजर, और बेसिकली ये भी यही चीज़ हुआ एक तरीके से। ठीक है, हुड जो है, हुड मशीनों के ऊपर लगाए जाते हैं, और ध्वनिक इंसुलेशन ऐसा पदार्थ होता है जो कि ध्वनि को सोख लेता है, इससे आवाज़ थोड़ी कम होती है। ये क्या, उससे क्या होता है कि इट रिड्यूस वाइब्रेशन एंड नॉइस फ्रॉम दोज डक्ट्स। ये जो कंपन और शोर को कम करती है। ठीक है, चौथा है हमारा पॉइंट यहाँ पर नॉइस प्रूफ एंड एयर कंडीशन कंट्रोल रूम्स। ध्वनि रोधी और वातानुकूलित नियंत्रण कक्ष। बेसिकली सेल जो है वो अपने ऑपरेटर्स जो अपने ऑपरेटर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको जो रूम्स प्रोवाइड करता है जहाँ पर वो अपने आराम से काम कर सकें, सिस्टम पे, कंप्यूटर पे काम कर सकें,
वो रूम यूजुअली साउंड प्रूफ होता है और वहाँ पर कंफर्टेबल एसीज लगे होते हैं, सो दैट वो जो जो बाहर जो मशीन चल रही है उनसे उनका नॉइज़ कम आए और वो आराम से अब कंफर्टेबली काम कर सके। तो ऑपरेटरों को ध्वनि रोधी और आरामदायक एसी नियंत्रण कक्ष दिए जाते हैं ताकि वो तेज़ आवाज़ से सुरक्षित रहे, नॉइज़ पॉल्यूशन से सुरक्षित रहे। क्लियर? आई थिंक ये स्लाइड हो गया। अब इसके क्वेश्चंस होंगे कुछ 4, देख लेते हैं। अगेन 4 क्वेश्चंस आ गए हैं, वीडियो पॉज करिए फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज यूज टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन एट द सोर्स इन स्टील प्लांट? वाटर स्प्रिंकलिंग, इससे नॉइज़ कैसे कम होगा? अकॉस्टिक इनक्लोजर, डस्ट कलेक्टर, ऑयल सेपरेटर। इसका आंसर होगा बी, अकॉस्टिक इनक्लोजर, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था। तो क्वेश्चन 33 का बी होना चाहिए, बी। क्वेश्चन 34, हाई स्पीड मशीन्स लाइक कंप्रेसर्स एंड ब्लोअर्स आर कंट्रोल्ड फॉर नॉइज यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर्स, नहीं, अकॉस्टिक लैगिंग। ठीक है, बेसिकली कंप्रेसर ब्लोअर को हम अकॉस्टिक जो इंसुलेटेड मटेरियल्स है उससे कवर करते हैं, उसी को कहते हैं अकॉस्टिक लैगिंग। एक्चुअली यही चीज़ अकॉस्टिक एनक्लोजर भी होता है। फिर भी इसका क्वेश्चन 34 का आंसर होगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन इन स्टील प्लांट? कौन सा मेथड यूज़ नहीं होता है? अकॉस्टिक हुड होता है, साइलेंसर ऑन फैंस होता है, एयर कंडीशन कंट्रोल रूम होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो एयर पॉल्यूशन के लिए होता है। तो क्वेश्चन 35 का डी होना, अच्छा यहाँ पहले से आ गया है क्या? क्वेश्चन 35 का डी। क्वेश्चन 36, silencers and insulated casings are used in which type of fans in steel plant? कौन कौन से 2 टाइप के फ़ैन होते हैं, ID और FD? इसका फुल फॉर्म हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। तो ये हो गया हमारा। अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा या कुछ गलत जानकारी दी होगी या आपका कुछ एक्स्ट्रा फीडबैक होगा तो ज़रूर हम मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।